इमेजिन करें कि केवल 5 मिनट में अपनी जिंदगी बदलना, ये वह सपना है जिसे अस्मिता पटेल ने हजारों लोगों को बेचा। स्टॉक मार्केट की शेरनी के नाम से जानी जाने वाली उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता का वादा किया, दावा किया कि उनकी ट्रेडिंग रणनीतियां आपको हर दिन 50,000 रुपये कमाने में मदद कर सकती हैं, और यह सब न्यूनतम प्रयास से। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक धोखाधड़ी का जाल था जिसने अनगिनत पीड़ितों को वित्तीय बर्बादी में डाल दिया। राम साहब गया पूरा वो 17 लाख के लोन के लिए मैं अब तक 23 लाख भर रहा हूँ इंटरेस्ट के साथ। उसने ऐसा कैसे किया और इतने लंबे समय तक कैसे बची रही? क्या यह उसकी चार्म या मार्केटिंग कौशल था या कुछ और? यह एक बड़ा एल्गोरिदम था जिसने लोगों को आकर्षित किया। डेली 50,000 रुपीस कमाओ in just 5 minutes with a secret in 20. अस्मिता पटेल कोई आम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं थी, वे एक घटना थी। यूट्यूब पर 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स के साथ उन्होंने खुद को अंतिम ट्रेडिंग गुरु के रूप में ब्रांड किया। उनके कोर्स जैसे मास्टर्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग MPAT केवल शैक्षिक नहीं थे, वे जीवन बदलने वाले बताए गए थे। Do you think it's possible to trade in 15 minutes? Everything, all your decision, everything in just 15 minutes in a day. लेकिन क्या यह तेजी से बढ़ता कैरियर झूठ पर आधारित था? क्या वह वास्तव में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर विश्वास करती थी या यह सब एक सावधानी से तैयार की गई छवि थी? पटेल की मार्केटिंग निर्विवाद रूप से प्रतिभाशाली थी या मैनिपुलेटिव? जैसा आप देखें, उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों के टेस्टिमोनियल्स ने दावा किया कि उनकी रणनीतियों ने मामूली निवेश को लाखों में बदल दिया। उन्होंने यहां तक दावा किया कि एक पूर्व JP मॉर्गन VP ने उनकी प्रणाली का उपयोग करके 30 लाख रुपये को 3 करोड़ रुपये में बदल दिया। लेकिन यहां किक है, SEB ने पाया कि उनके व्यक्तिगत ट्रेडिंग लाभ केवल 12 लाख रुपये थे। तो बाकी कहां से आया? क्या यह सब एक स्मार्ट रूप से स्टेज किया गया शो था जो और अधिक पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए? यह एक बड़ा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था। आइए आंकड़ों पर बात करते हैं। पटेल का परिचयात्मक कोर्स 7,000 रुपये का था, उत्सुक सीखने वालों के लिए एक उचित प्रवेश बिंदु। लेकिन असली पैसा कमाने वाला उनका फ्लैगशिप MPAT कोर्स, जिसकी कीमत 8,26,000 रुपये थी। और अगर यह पर्याप्त नहीं था तो छात्रों को उनके संबद्ध ब्रोकरेज फर्म के तहत ट्रेडिंग खाते खोलने के लिए दबाव डाला गया, जहां उन्होंने हर ट्रेड पर कमीशन कमाया। क्या यह केवल एक चतुर व्यवसाय मॉडल था या वित्तीय रूप से जरूरतमंद लोगों का शोषण करने वाली एक प्रैक्टिस? पटेल ने केवल कोर्स नहीं बेचे, उन्होंने आशा बेची। भावनात्मक अपील और फियर ऑफ मिसिंग आउट FOMO का उपयोग करके उन्होंने लोगों को अपने कार्यक्रमों के लिए आर्न लेने या बचत को तरल करने के लिए मना लिया। उन्होंने वार्षिक 40% गारंटीकृत रिटर्न का वादा किया, एक दावा जो कोई वैध फाइनेंशियल एडवाइजर कभी नहीं करेगा। लेकिन इतने सारे लोगों ने उन पर क्यों विश्वास किया? क्या यह हताशा थी या अंधविश्वास? क्या उन्होंने वित्तीय सुरक्षा की गहरी इच्छा में टैप किया जिसे लोग लाल झंडों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार थे? भ्रम तब टूटना शुरू हुआ जब सेबी में शिकायतें आनी शुरू हुईं, कुल 42। छात्रों ने बताया कि उन्होंने पटेल की रणनीतियों का पालन करते हुए भी भारी नुकसान उठाया, जो रुपये 20,000 से लेकर रुपये 35 लाख तक था। सेबी की जांच में पता चला कि जबकि पटेल ने दावा किया कि वह RS 280 करोड़ की क्लाइंट फंड का प्रबंधन कर रही है, वास्तविक आंकड़ा केवल RS 15 करोड़ था और लाभ नगण्य था। उसने इतने लंबे समय तक यह छवि कैसे बनाए रखी? क्या यह निगरानी की कमी थी या प्रणाली का स्मार्ट मैनिपुलेशन? यह एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैम था। फरवरी 2025 में सेबी ने आखिरकार कार्रवाई की। उन्होंने अस्मिता पटेल और उनकी फर्म को प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया और 50 करोड़ मूल्य की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। आरोप, शिक्षा के बहाने एक अनधिकृत इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस चलाना और बाजार नियमों का उल्लंघन करना। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं होने चाहिए?
हम इस मामले से खुद को और दूसरों की रक्षा के लिए क्या सीख सकते हैं? लेकिन पीड़ितों के बारे में क्या? कई लोग आयन लेने के बाद, उन कोर्सों के लिए पैसे देने के बाद वित्तीय बर्बादी में डूब गए। कुछ ने यहां तक बताया कि वे अपने वित्तीय बोझ के कारण आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे थे। यह केवल एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, यह एक त्रासदी थी। हम प्रभावित लोगों का समर्थन कैसे कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें न्याय मिले? क्या वित्तीय शिक्षा में इतने बड़े धोखाधड़ी के बाद विश्वास को फिर से बनाने का कोई तरीका है? अस्मिता पटेल का मामला यह याद दिलाता है कि लालच विवेक को धुंधला कर सकता है और धोखाधड़ी वित्तीय शिक्षा जैसे शाइन रूप से वैध स्थानों में भी छिपी हो सकती है। हमेशा दावों की पुष्टि करें, लाइसेंस प्राप्त फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करें और याद रखें, अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो यह शायद सच नहीं है। लेकिन व्यापक परिणाम क्या है? क्या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और शिक्षकों पर अधिक सख्त नियम होने चाहिए? हम खुद को और दूसरों को ऐसे जाल में फंसने से कैसे बचा सकते हैं? अस्मिता पटेल ने अपने ट्रेडिंग कोर्स से 104 करोड़ की कमाई की, लेकिन किस कीमत पर? पीड़ितों पर वित्तीय प्रभाव अपार है, जिसमें कई ने अपनी जीवन बचत खो दी। हम यह सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे घोटालों को अधिक सख्ती से दंडित किया जाए? क्या वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए? नियामक निकायों की भूमिका क्या हो सकती है ऐसे घोटालों को रोकने में? वित्तीय नुकसान से परे एक मानसिक प्रभाव है। पीड़ित अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन और यहां तक कि आत्महत्या के विचारों का अनुभव करते हैं। हम प्रभावित लोगों को भावनात्मक रूप से कैसे समर्थन दे सकते हैं? क्या ऐसे मामलों में मानसिक स्वास्थ्य समर्थन के लिए संसाधन उपलब्ध हैं? अस्मिता पटेल की राइज में सोशल मीडिया का बड़ा रोल था। प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने उन्हें लाखों लोगों तक पहुंचने का मौका दिया, जहां उन्होंने इजी वेल्थ के सपने बेचे। लेकिन क्या इन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बनती है ऐसे कंटेंट को फैलने से रोकने की? क्या इन्हें फाइनेंशियल स्कैम्स के खिलाफ सख्त नीतियां बनानी चाहिए? और हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने के लिए कैसे कर सकते हैं? अस्मिता पटेल का केस फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। मार्केट्स कैसे काम करते हैं? अगर हमें इसकी सही समझ न हो तो हम जल्दी ही स्कैम्स का शिकार बन सकते हैं। स्कूल्स और कम्युनिटीज में फाइनेंशियल एजुकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्या पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पर मैंडेटरी कोर्सेज होने चाहिए? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोगों को एजुकेट करने में क्या रोल निभा सकते हैं? तो आप खुद को ऐसे ट्रैप्स में फंसने से कैसे बचा सकते हैं? हमेशा अच्छी तरह रिसर्च करें, क्लेम्स को वेरीफाई करें और लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। याद रखें, अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद वो सच नहीं होगा। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट और हमेशा वाइजली इन्वेस्ट करें। कमेंट्स में अपने थॉट शेयर करें। आपके हिसाब से फाइनेंशियल स्कैम से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? तो आपका क्या सोचना है? क्या अस्मिता पटेल एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर थी या बस खुद ही अपने हाइप में फंस गई थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि फाइनेंशियल स्कैम्स के बारे में अवेयरनेस फैल सके। मिलकर हम सभी के लिए एक सेफर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला फाइनेंशियल स्कैम का शिकार हुआ है तो मदद के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध हैं।